हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। मैं पहले मेरा परिचय देता हूँ। डॉक्टर सीपी महेंद्रा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आपको कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में परिचय देता हूँ। और आप लोगों ने वैसे भी 12th लेवल पे 11th लेवल पे कोशिका खूब पढ़ रखी है, फिर भी कॉलेज के लेवल पर आप लोगों को फिर से इनको अध्ययन करना होता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको जैसा पता है कि कोशिका सबसे पहले जब डिस्कवरी कर गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोर के टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था। और उस वक्त उन्होंने लगा था कि ये जैसे मधुमक्खी का छाता होता है वैसे सेल्स बने हुए हैं। और ये सेल्स है जो उन्होंने पहली बार उस वक्त 1665 में, जब माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, अब खुद का बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट था, उसी से उन्होंने देखा था। तो इस तरह से उन्होंने छोटी छोटी जो संरचनाएं देखी कोर के अंदर, उनको उन्होंने काइटोस बोला, ग्रीक में काइटोस, जिनको सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और ये बिल्कुल होलो और स्पेसियस होती हैं, खाली स्थान दिखते हैं, तो इस तरह से इनका नाम सेल पड़ा। ग्रू और मेलपीगी ने जो विभिन्न पौधों पर परीक्षण किया, तब उन्होंने सेलुलोस, कोशिका भित्ति जो है, उस पर अध्ययन किया। और उसमें इन्होंने पता लगाया कि इसमें भी गुहिकाएँ होती हैं, कैविटीज़ होती हैं। और उन कैविटीज़ के आधार पे आगे स्टडी वो करते रहे। और लीवेनहॉक आए 1674 में, उन्होंने स्वतंत्र कोशिकाओं को देखा और उनके अंदर एक प्रकार का संगठन का पता लगाया। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा गया और इसे जीवन की इकाई माना जाता है। और उसके बाद आप सेल थ्योरी आई, जो 19वीं सदी में आई। 1802 से 1826 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए, H.J. डुट्रोचैट सहित कितने ही वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत पर अपने विचार प्रतिपादित किए। और बच्चों, आपको पता है कि ये विचार जो चले, उसका जो समर्थन किया M.I. स्लाइडेन ने, जो जर्मनी के एक प्राणी वैज्ञानिक टी स्वान को दिया जाता है। और टी स्वान और M.I. स्लाइडेन ने दोनों ने मिलकर के सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। और इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि आधारभूत लक्षणों की रूपरेखा तैयार की कोशिकाओं की, कि उन्होंने कहा कि कोशिकाओं के द्वारा ही संरचनात्मक जीव बनता है, वो संरचनात्मक इकाई है, यानी कंस्ट्रक्शन वाली इकाई है। और फंक्शनल यूनिट भी यही होती हैं। इसके बाद C.P. स्वानसन, जो भी अपनी पुस्तक द सेल लिखी, उनमें उन्होंने कहा कि स्लाइडेन और स्वान ने पुराने विचारों को एक ठोस कोशिका सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। अतः स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत नहीं खोजना होकर एक संश्लेषण वाला कार्य हुआ। तो उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया। तो कह सकते हैं कि वास्तव में स्लाइडेन ने जो किया, वो पहले दूसरे वैज्ञानिक कर चुके थे, उन्हीं को उन्होंने विस्तृत रूप से रखा। तो कोशिका सिद्धांत का विस्तार बाद में हुआ। उस सिद्धांत की अपन बात करें तो कह सकते हैं कि R. विर्चोव, जो 1858 में कोशिका सिद्धांत को एक और अधिक विस्तृत बताते हुए सुझाव दिया कि कोशिका सिद्धांत का एक अतिरिक्त लक्षण यह भी होना चाहिए कि सभी जीवित कोशिकाओं पूर्व विद्यमान जीवित कोशिकाओं से ही बनती है, क्योंकि इस विचार से पहले जीव की स्वतः उत्पत्ति में विश्वास किया जाता था। अतः ये विचार अति महत्वपूर्ण था। बाद में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने विर्चोव के जो कोशिका सिद्धांत है, उसे समुद्री विस्तार के समर्थन में प्रयोगात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए। और इससे स्पष्ट हो गया कि कोशिका सिद्धांत के निम्नलिखित दो मुख्य अवयव हैं। पहली बात तो यह है कि वो जीवित पदार्थ कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरी बात ये कही उन्होंने कि सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये सभी संरचनाएं जो जननक्षम हैं, वो कोशिकाएं जीवित कहलाती हैं और जननक्षम कोशिकाओं से ही बनती हैं और जीवित कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको
लगता है कि कोशिका सिद्धांत किस रूप में आया और किस रूप में आगे चला। तो कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी आए हैं बाद में। जो स्लाइडियन स्वान ने जो दिया था उसका अपवाद भी आया और वो अपवाद विश्वव्यापी रहा। इस संदर्भ में प्रश्न हो सकता है कि क्या आप सभी जीव कोशिकाएं होते हैं, कोशिकीय होते हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न होता है कि क्या सभी जीवित कोशिकाएं होते हैं अथवा क्या सभी जीवों में संरचना की मूल इकाई कोशिका ही है। इस प्रसंग में जब विषाणुओं का परीक्षण करते हैं, वायरस का परीक्षण करते हैं, तो विशेष घटनाएं सामने आती है। विषाणु एक संक्रामक उपकोशिकीय और परासूक्ष्मदर्शी एक कण होता है जो जैविक रूप से रोगजनक होता है और जिसकी पुनरावृत्ति परपोषी कोशिकाओं में होती है। यह संक्रमण द्वारा परपोषी कोशिकाओं में विशिष्ट प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। विषाणुओं द्वारा मनुष्य में पीत ज्वर, येलो फीवर, रेबीज, पोलियोमाइलिटिस, चेचक, स्मॉलपॉक्स, खसरा, मीजल्स आदि और पेड़ पौधों में टोबैको मोज़ेक वायरस रोग उत्पन्न होता है। तो जंतुओं और पौधों में विषाणु के अतिरिक्त एक अन्य श्रेणी वाली जीवाणु विषाणु कोशिकाओं की भी होती है जिसे जीवाणुफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियाओं पर आश्रित रहते हैं और उनको खाते हैं। तो वायरस ऐसा कण जो जीवित भी रहता है और मृत भी रहता है। उस जीवाणु वायरस के द्वारा यदि बैक्टीरियल कोशिकाओं पर इन्फेक्शन किया जाता है तो उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस श्रेणी में सभी विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बिना दिखाई नहीं देते और इनकी संरचना कोशिका का आंतरिक संगठन का अभाव होने के कारण अति सरल होते हैं। इन गुणों के कारण विषाणु आसानी से कोशिका की परिभाषा को पूरा नहीं करते और उनका वर्णन प्राय सजीव रसायन या परजीविता द्वारा अपहासित कोशिका के रूप या कोशिकीय अवस्था न प्राप्त करने वाले प्रारंभिक जीव के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के पश्चात भी जीव वैज्ञानिक और उन्हें अलग अलग कोशिकाओं की भांति मानते हैं।